बूढ़ी विधवा माँ का कठोर फैसला। कविता जी ने अपनी तीसरे नंबर की बहू से कहा, बहू, यह मेरे कपड़े सही नहीं धुले थे, इन पर मैल रह गया है। तू कपड़े धो रही है तो मेरे यह कपड़े दोबारा से धो देना। इतना सुनना था कि बहू गुस्से में लाल हो गई और तेज आवाज में बोली, अगर पसंद नहीं आ रहे हों तो खुद धो लो, मेरे बस का नहीं है बार बार तुम्हारे कपड़े धोने। बहू, तू इतनी तिड़क क्यों रही है? मैंने बस कपड़े धोने के लिए ही तो कहा है। इस पर बहू और भी ज़्यादा भड़क जाती है और बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बहू पैर में से चप्पल निकालकर सास को मारने को दौड़ती है और चप्पल सास की तरफ फेंक देती है। कविता देवी जी अपना सिर एक तरफ कर लेती हैं और चप्पल साइड में से निकल कर चली जाती है। लेकिन यह घटना कविता जी के लिए हृदय विदारक थी। कविता जी फटी हुई आंखों से अपनी बहू को देख रही थी। वह वहीं के वहीं सुन हो गई थी। उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। बहुत देर तक इसी स्थिति में रहने के बाद वह अपने कमरे में चली जाती हैं और अपने बिस्तर पर पछाड़ खाकर गिर पड़ती हैं। उनके हाथ पैर और शरीर की जान जैसे खत्म हो गई थी। उनकी बहू उनके साथ ऐसा व्यवहार करेगी, इसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। पति के देहांत को अभी 3 ही महीने हुए थे। अभी तो मैं पति के जाने के गम से बाहर भी नहीं आई थी। अभी तो मेरे मन की वेदना भी खत्म नहीं हुई थी और आज मेरी बहू ने मेरे साथ ऐसा नीच कर्म किया है। आंसुओं की धारा उनकी आंखों से लगातार ही बही जा रही थी। उनके हृदय में तूफानों की आंधी चल रही थी। उनका हृदय मानो अभी रुक जाएगा। इस समय उनको इतनी ज़्यादा पीड़ा हो रही थी कि इतनी पीड़ा अगर किसी पहाड़ को हो जाती तो वह पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता। यही दिन देखना बाकी रह गया। बेटा भी वहीं अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। यही दिन देखना बाकी था कि औलाद के हाथों मार खाओ, पर उसे इतनी नीच हरकत पर कुछ नहीं कहा। काश यह धरती फट जाती और मैं इसमें समा जाती। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपके बदले मैं चली जाती तो यह दिन देखना नसीब नहीं होता। कविता जी अपने पति रोशन चौधरी को याद करके और भी ज़्यादा रोने लगती हैं। कविता जी सोचती हैं कि जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी, क्या था इनके पास? एक मिट्टी का छोटा सा कच्चा घर, कच्चा आंगन। घर के बाहर भैंसें बंधी रहती थी। सासू माँ इतनी तेज थी कि एक पैर पर दौड़ा कर रखती थी। एक काम खत्म करके हटती तो दूसरा काम बता देती थी। माँ जी के सामने कभी बोलने की हिम्मत तक नहीं होती थी। अगर कोई काम गलत हो जाता तो इतना डर लगता था कि अब क्या होगा। माँ की डांट से बहुत घबराहट होती थी। भैंसों का भी सारा काम करना पड़ता था। भैंसों को चारा डालना, भैंसों को पानी पिलाना, भैंसों को नहलाना और घर का भी सारा काम करना पड़ता था। मेरे 4 बच्चे हो चुके थे, 2 बेटे और 2 बेटी। 2 बेटे माँ जी के देहांत के बाद हुए। चारों बेटों के नाम और बड़ी बेटी का नाम कमला और संजय, कमल, किशोर और दीपक थे। छोटी बेटी का नाम सरला था। 6 बच्चों की परवरिश मैंने अकेले की। घर का सारा काम, बच्चों का सारा काम और उसके साथ में भैंसों का सारा काम करके सुबह से शाम तक थक जाती थी। मुझे कभी सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली। रोशन चौधरी जी जानवरों के खरीदने और बेचने का काम करते, तजुर्बा हो गया था कि इस काम में थे। धीरे धीरे उन्हें इस काम का बहुत अच्छे पैसे बचने लगे थे। घर का खर्च कविता देवी जी भैंस का दूध बेचकर निकाल लेती थी और रोशन चौधरी जी जो कमाते थे वह बच जाता था। इसलिए धीरे धीरे रोशन चौधरी जी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी। रोशन चौधरी जी के एक ही भाई थे, वह भी बराबर में रहते थे। उनके 2 बेटे थे।
उन दो बेटों ने अपना मकान कहीं और जाकर बना लिया था, इसलिए हमने उनका हिस्सा भी ले लिया था और एक और मकान खरीद लिया था। अब हमारे पास 3 मकान की जगह हो गई थी। तीनों मकानों को हमने एक जगह कर लिया था। अब हमारा घर काफ़ी बड़ा हो गया था। हमने यह सोचकर बराबर के मकान ले लिए थे कि 4 बेटे हैं, चारों की शादी के बाद बड़ा घर चाहिए होगा, तो हमने पहले ही इंतजाम कर लिया था। 2 कमरे एक तरफ और 2 कमरे एक तरफ बनाकर बीच में बरामदा बनाया था और सामने हमने अपना कमरा बनाया था। चारों कमरे अच्छे खासे बड़े बनाए थे और एक एक कमरा एक एक बेटे को दे दिया था। रोशन चौधरी जी ने भी बहुत मेहनत की, पाई पाई जोड़ी और एक 10 बीघे का आम का बाग खरीद लिया था और थोड़ी सी जमीन भी ले ली थी। चौधरी जी का घर में बहुत रोब था। उनके आगे कोई भी लड़का नहीं बोल सकता था। जो चौधरी साहब ने कह दिया घर में वही होता था। कविता देवी भी स्वभाव से सख्त मिजाज की औरत थी, लेकिन अंदर से उनका हृदय बहुत कोमल था। धीरे धीरे करके उन्होंने अपने चारों बेटों की शादी और दोनों बेटियों की शादी भी कर दी थी। दोनों बेटियां सुखी संपन्न परिवार में गई थी। उनकी दोनों बेटियां अपनी ससुराल में बहुत सुखी थीं। उनकी बेटियों को ससुराल में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना थी। कविता देवी जी की चारों बहुएं उनका हर कहना मानती थी। घर का सारा काम कविता देवी जी की देखरेख में होता था। किसको क्या देना है और किस से क्या लेना है, यह सभी काम कविता देवी जी ही देखती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। चारों बच्चे आज्ञाकारी थे, बहुएं भी आज्ञाकारी थी। रोशन चौधरी जी भी भले चंगे थे, उन्हें कोई बीमारी भी नहीं थी। बस अचानक सीने में दर्द उठा और 10 मिनट के अंदर ही उनकी देह ने प्राण त्याग दिए और हम बस देखते रह गए। हम कुछ भी ना कर सके। चौधरी साहब क्या गए, घर की रौनक ही चली गई। सारी जिंदगी मेहनत करके तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर अपने वह सब बिगड़ चुकी थी। चारों बच्चे, घर की जो व्यवस्था हमने बनाई थी, अब तक जो आज्ञाकारी थे वे अपनी मनमानी करने लगे थे। बहुएं भी अब कहना नहीं मानती थी, अपनी मन मर्जी चलाने लगी थी और आज तो हद ही हो गई थी। किशोर की पत्नी ने तो आज हाथ ही उठा दिया था। जब से मैं इस घर में ब्याह के आई थी तब से मैंने क्या नहीं सहा, मैंने क्या नहीं किया इस घर के लिए, इन बच्चों के लिए। कितनी मेहनत की मैंने इस घर को बनाने में, और आज मेरे ही घर में मेरा अपमान किया जा रहा है। यह दर्द, यह तकलीफ मैं कैसे सहूँ। मेरे हृदय में अंगार दहक रहे हैं जिसे दुनिया का कोई भी सागर नहीं बुझा सकता। अपने मन की वेदना को मैं कैसे शांत करूं। यही सोचते सोचते कविता देवी जी पूरी रात रोती रहती हैं। उनकी आंखें रोते रोते सूज गई थीं। उन्हें किसी तरह करार नहीं आ रहा था। दिन से शाम, शाम से रात और रात से सुबह हो गई थी, लेकिन कोई सा बेटा बहू उनके पास नहीं आया था। इस बात की उन्हें और भी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। उन्होंने अपने आंसू साफ किए और खड़ी हुई और एक बैग लिया उसमें उन्होंने अपने कुछ कपड़े रखे, जमीन, बाग और घर के कागजात रखे। जितना के कैश उनके पास था और जेवर उनके पास था अपने बैग में रखे और अपने घर से निकल पड़ी। जब वह घर से बैग लेकर जा रही थी तो किसी बेटे और बहू ने उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की। कविता जी घर से सामान लेकर निकल तो चुकी थी, किंतु उनके हृदय में अनेक प्रकार की दुविधा ने जन्म ले लिया था, क्योंकि जब से कविता जी इस घर में बहू बनकर आई थी तब से कभी भी ऐसे सामान के साथ मायके नहीं गई थी। ससुराल की जिम्मेदारियों ने कविता जी को इस कदर बांध दिया था, कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई थी कि सामान लेकर मायके जाना पड़े। आधे दिन या एक रात के लिए अपने मायके जाती थी और लौट आती थी। अब उनके हृदय में यह दुविधा भी थी, किंतु जाना तो था ही। बहुत साहस के साथ घर में कदम रखा कि सामने ही खाट पर भाई विराजमान थे, हुक्का पी रहे थे।
कविता जी को देखा तो चौंक गए और कहने लगे, बहन। भाई भाभी को उत्तर दिया, क्या दूंगी? वे दोनों प्रश्न जरूर करेंगे कि ऐसे अचानक कैसे आना हुआ। यही सोचते सोचते कविता अपने माँ के द्वार पहुँच जाती है। अंदर जाने की हिम्मत ना होती। कविता, तुम आज ऐसे अचानक, सब कुशल मंगल तो है ना बहन? तभी भाभी भी अंदर से आई और अपनी ननद को देखकर प्रसन्न हो गई। अरे दीदी, आप, कितना अच्छा लग रहा है आपको देखकर। दीदी, आइए ना, अंदर आइए। आप तो वहीं खड़ी हो गई हैं। हाँ हाँ बहन, अंदर आओ। कविता जी ने अपना सामान एक तरफ रखा और दूसरी खाट पर वहीं बैठ गई। भाभी ने कविता को जल पिलाया, फिर भोजन लेने चली गई। कविता जी के चेहरे पर परेशानी का साया था, जो कि साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। कविता जी के भाई ने प्रश्न किया, कविता बहन, क्या बात है? मैंने तुम्हें कभी ऐसे आते हुए नहीं देखा और ना ही कभी तुम इतने सामान के साथ आई हो। सब कुशल मंगल तो है ना? कोई बात तो नहीं है ना? कविता जी के भाई सोमनाथ चौधरी ने विचारपूर्वक प्रश्न किया। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो जानते हो भाई, चौधरी जी के जाने के बाद मैं किस तरह संभली हूँ। उनके रहते किसी भी दिन घर में मायूसी नहीं पसरी। जब देखो कुछ ना कुछ करते ही रहते थे, तो मन लगा रहता था। किंतु अब तो जैसे घर में मातम पसरा रहने लगा है। किसी काम में मन नहीं लगता है। काम तो सारे हो जाते हैं, किंतु वो बात नहीं जो चौधरी जी के रहते थी। इसीलिए कुछ दिन यहाँ रहने आई हूँ, हृदय को भी शांति प्राप्त होगी। कविता जी ने दुखी मन से उत्तर दिया। हाँ बहन, अच्छा किया, तुम्हारा घर है, जितने दिन रहना है रहो। तभी भाभी भोजन लेकर आ जाती हैं। कविता जी भोजन करती हैं, फिर अपना सामान उठाकर कमरे में चली जाती हैं। सामान रखकर खाट पर बैठ जाती हैं। कुछ देर सोचती रहती हैं, फिर लेट जाती हैं। फिर लेटकर गहरी सोच में डूब जाती हैं। कविता को अपनी बहू का व्यवहार बार बार सामने आकर सता रहा था। उस दृश्य को भूलना चाहती, किंतु रह रहकर याद आ जाता था। इस दृश्य से कविता के हृदय पर सैकड़ों वार कर डाले थे और किसी से कुछ वह कह भी नहीं सकती थी। इस बात को लेकर कविता जी अंदर ही अंदर घुटती रहीं। आंखों से आंसू भी बहने लगते तो साफ करती रहती। नींद भी उड़ गई थी। जबरदस्ती आंखें बंद करती, फिर खोल लेती। फिर आधी रात में जाकर नींद आई। कविता जी भी काम में लग गई। अगली सुबह उठकर नाश्ता करके कविता ने यह सोचा कि आज शायद बेटा बहू पोता पोती कोई तो आएगा, मुझे कोई लेने आ जाएगा। कोई साही। कविता प्रतीक्षा में थी कि कोई आएगा तो चली ही जाऊंगी। वहाँ भी मेरे 70 काम अधूरे हैं, जाकर अपने काम करूंगी। कविता जी दरवाजे की ओर देखती रहीं। काम करते करते, खाते पीते, बातें करते करते शाम का समय आ गया। कविता जी दरवाजे की ओर देखती, फिर दिल महसूस कर रह जाती। अब रात का समय हो गया। भोजन करके फिर से अपनी खाट पर लेट गई और सोच में डूब गई। सोचते सोचते नींद में खो गई। सुबह सवेरे जागी कि आज तो मैं चली ही जाऊंगी। दरवाजे की ओर देख रही थी तो देखा कविता जी की दोनों बेटियां अपने बच्चों के साथ आ रही हैं। कविता जी के चेहरे को मुस्कान ने छू लिया। सब बच्चे कविता जी के गले लग गए। कविता जी की बड़ी बेटी का बेटा गौरव और छोटी बेटी की बेटी रूबी कविता जी की जान थे। गौरव और रूबी अपनी नानी से बहुत प्यार करते थे। गौरव और रूबी कविता जी की सेवा करते थकते नहीं थे और अपनी नानी को बहुत हंसाते थे। जब रात हुई तो सबने बहुत गप्पे मारे। कविता जी बच्चों के साथ अपने सारे दुख दर्द भूल गई। कविता जी की दोनों बेटियां भी अपनी माँ पर जान देती थी। जब उन्हें पता चला कि माँ मामा को लेकर वहाँ आ गई और अपनी माँ के घर आई है, तो अपने अपने बच्चों के साथ खूब बातें की और उनकी सेवा की। 2 दिन रहने के बाद सब चले गए।
गौरव और रूबी का जाने का मन नहीं था, किंतु दोनों की परीक्षा चल रही थी। गौरव बीएससी और रूबी इंटर में थी, इसीलिए जाना पड़ा। सबके जाने के बाद कविता जी के चेहरे पर फिर से मायूसी ने पहरा दे डाला। बेटियों के बच्चे थे तो कविता जी को कुछ भी सोचने का मौका नहीं मिला, किंतु अब कविता जी फिर से सोचने लगी कि मुझे लेने तो अब तक कोई भी नहीं आया है। क्या मैं किसी को याद नहीं? क्या मैं किसी के लिए आवश्यक नहीं? क्या मेरे बिना भी सब काम हो रहे हैं? ये सभी प्रश्न कविता जी को खाए जाने लगे। कविता जी दरवाजे की ओर देखती रहती थी। 1 सप्ताह बीत गया, कोई लेने नहीं आया। ऐसे ही देखते देखते 1 सप्ताह से फिर 15 दिन बीत गए। कविता जी के घर में उनके बच्चों का यह हाल था कि सब ईश्वर का शुक्र अदा कर रहे थे कि अच्छा है बुढ़िया टली, और जाएगी कहाँ, अपने भाई के जाकर फिर आ टपकेगी नहीं। और रही बात जायदाद की, तो माँ है हमारी, लेकर कहाँ जाएगी, सब हमारा ही तो है, हमारे ही नाम करेगी। उधर कविता को जब अपने भाई के घर रहते रहते 15 दिन हो चले तो सोमनाथ भाई को उनके लिए चिंता सताने लगी। सोमनाथ भाई ने अपनी पत्नी से भी इस बारे में वार्तालाप की कि भाभी भी चिंता व्यक्त करने लगी। सोमनाथ भाई बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, दयालु समझदार व्यक्ति थे। सोमनाथ भाई की पत्नी भी संस्कारी महिला थी। दोनों को यह चिंता सताने लगी कि ऐसे ही आई थी और 15 दिन बीत चुके, सब कुशल है ना। तो सोमनाथ भाई ने कविता जी से इस बारे में वार्तालाप की, तो कविता जी ने अपने भाई को सब बता दिया। सोमनाथ भाई ने कविता जी को सांत्वना दी और उन्हें समझाने लगे कि कोई नहीं आया तो तुम स्वयं चली जाओ, वे सब तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी अपनी औलाद है, अपना घर संभालो, वे सब तुमसे डर रहे होंगे, तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कविता जी की आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगी कि भाई, मैंने तुमसे सारी बात नहीं बताई, लेकिन अब मुझसे और सहा नहीं जाता। अब मुझे अपना हृदय तुम्हारे सामने खोलकर रखना ही पड़ेगा। सोमनाथ भाई चौंक जाते हैं और कविता के कंधे पर हाथ रखते हैं। कविता जी अपने भाई सोमनाथ को अपनी बहू का व्यवहार बता देती हैं। सोमनाथ भाई अपनी बहन को सांत्वना देते हैं और चुप करते हैं और समझाते हैं। कविता जी कहती हैं कि मैंने सोचा था कि मुझे कोई ना कोई लेने आ ही जाएगा, लेकिन ये ना सोचा था कि कोई भी नहीं आएगा। किसी ने आकर झूठ को भी अपनी माँ की सुध ना ली, किसी को भी मेरी याद ना आई, किसी को भी मेरी आवश्यकता नहीं। कविता जी का कलेजा फटकर मुंह में आ रहा था। कविता जी का हृदय तेज गति में दौड़ रहा था। कविता जी कहती हैं, जो पीड़ा मैंने अपने बच्चों के जन्म के समय भी ना सही, वो आज सह रही हूँ। इतनी पीड़ा मैंने अपने जीवन में इतने कष्टों में भी ना सही, जो आज एक साथ सह रही हूँ। मेरे 4 लड़के हैं, चारों में से किसी की भी प्रिय ना बन सकी, चारों में से किसी का हृदय ना तड़पा अपनी माँ के लिए। बहुएं तो बहुएं हैं, अपने चारों बेटे अपने ना हो सके तो किसी से क्या कहना। एक भी अपनी माँ की सुध लेता तो हृदय को करार आ जाता, लेकिन अब क्या करूँ मैं, मेरे ईश्वर तू ही बता। कविता जी बहुत रोती हैं। सोमनाथ भाई और उनकी पत्नी उन्हें सांत्वना देते हैं और उन्हें उनके कमरे में छोड़ आते हैं। बाहर आकर सोमनाथ भाई अपनी पत्नी से कहते हैं कि अभी उसे सो लेने दो, कल तक ठीक हो जाएगी, और कहकर अपने कमरे में चले जाते हैं। कविता अपने हृदय में दुखों का सागर लिए रोए जा रही थी। फिर कविता ने अपने आंसू साफ किए और सो गई। सुबह जागते ही कविता थोड़ी दूर पर बने अपने ताऊजी के मकान में गई, जहाँ कुछ पहलवान व्यायाम करने में लगे हुए थे और कविता जी के बड़े भाई ताऊ जी के बेटे हरिवंश चौधरी जी उन्हें शिक्षण दे रहे थे। उन्होंने देखा तो तुरंत पूछा, कविता बहन, तड़की तड़क यहाँ कैसे? मैंने सुना तो था
तू घर आई हुई है, लेकिन व्यस्त के चलते आ ना पाया, कुछ परेशान लागे है। चल हरिवंश, अपनी बहन को अंदर ले जाते, भीतर चल, जब बताइए सारी बात। और कविता के सारी बात बताने पर सांत्वना देते हैं और कहते हैं, जब तेरा भाई जीवे तो तू दिक्कत ना मानिए कोई, तू घर जा, रोटी खा जाके, मुझ पे छोड़ दे। कविता को ढांढस बंधाते और रवाना कर देते हैं और अपने पहलवानों को कहते हैं, बालको इब तैयार हो जाओ, इब थारी असली परीक्षा है। हरिवंश चौधरी जी बहुत इज्जतदार, रुआबदार, बड़ी मूंछों वाले, बड़े कद काठी वाले, बड़े साहसी, निडर पहलवान व्यक्ति थे। अच्छों की पुंगी बच जाती थी। जब अपने पहलवानों के साथ कविता जी के घर पहुंचते हैं तो उन्हें देखकर कविता जी के बेटे बहुओं के होश उड़ जाते हैं। हरिवंश को देखा तो उन्हें लगा जैसे कोई बब्बर शेर आ रहा हो। कविता जी के बेटे तो पहले ही हरिवंश से डरते थे, आज तो उनके हृदय धरती पर आ गिरे। हरिवंश जी कहते हैं, इब सुन लो कान खोलकर सब मेरी बात। 10 मिनट के अंदर अंदर यदि यो घर खाली ना करा तो मेरे पट्टे जवान लट उठा लेंगे और शरीर का कोना कोना सुझा देवेंगे। इब जिसे बात समझ आगी हो वो मर जा परे को, और जिसे ना आई हो वो आ जा उरे को, कोना कोना सुझवाने के लिए। इतना सुनना था कि सारे बेटे बहू अपने शरीर का कोना कोना बचाने के लिए तुरंत अपना सामान जो भी हाथ लगा लेके भाग खड़े हुए। उनकी तो इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि हरिवंश जी से कोई प्रश्न करें। कविता अपने भाई हरिवंश जी का धन्यवाद करती हैं तो हरिवंश कविता जी के सर पर हाथ रख देते हैं। कविता अपना घर जमीन सब बेच देती हैं और एक छोटा सा घर ले लेती हैं जिसमें कविता के पास गौरव और रूबी रहते हैं और कविता की खूब सेवा करते, खूब हंसाते हैं। एक दिन अपना सा मुँह लेकर सारे बेटे बहू आते हैं, क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, माँ हमें भी अपने साथ रख लो या हमारे साथ चलो। माँ कहती है कि अब होश आई तुम्हें मुझे लेने की, जब मैं प्रतीक्षा करती रही दिन रात तब तक कोई सुध ना ली किसी ने भी मेरी। चारों बेटे बहू एक दूसरे को दोषी ठहराने लगे। कविता जी कहती हैं कि वो तो चौधरी जी सब मेरे नाम करके गए थे जो आज मैं यहाँ खड़ी भी हूँ, नहीं तो जीते जी तो मार ही डाला था तुमने मुझे। जब तुम में से किसी ने मेरी सुध ना ली तो अब मैं क्या तुम्हारी सुध लूँ। मैं तो माँ हूँ, माँ का हृदय तुम्हें क्षमा कर भी देगा, लेकिन मैं एक विधवा औरत भी हूँ, बूढ़ी औरत, और ये बूढ़ी औरत अब तुम्हें क्षमा नहीं करेगी। तुम लोगों ने इतने दुख दर्द दिए, इतने घाव दिए हैं, इतने आंसू दिए हैं कि यह मासूम सा हृदय अब पत्थर बन चुका है। जो मैंने दर्द सहे उसका बदला तुम कभी भी नहीं उतार सकते, इसलिए तुम्हारी यही सजा है। अब कहीं भी जाकर रहो, मुझे मेरे बच्चे मिल गए हैं। गौरव और रूबी मेरे बच्चे हैं और इन्हीं के नाम मैंने अपनी जायदाद कर दी है। चारों बेटों को सदमा लग जाता है और बच्चों की तरह रोने लगते हैं। तभी गौरव रूबी जोर से चिल्लाते हैं, हरिवंश अंकल जी आप यहाँ, तो ललिता के बच्चे वहाँ से गायब हो जाते हैं। गौरव और रूबी ने ऐसे ही मजाक किया था और अपनी नानी के गले लग जाते हैं। नानी भी बहुत हंसने लगती हैं। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती। माँ बर्तन मांजकर भी 4-5 बच्चे पाल लेती है, मगर 4-5 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।